बाद। बहुत अच्छा। हरिजन गाथा और नागार्जुन की 3 कविताएं हमें पढ़नी है। कितनी कविताएं पढ़नी है बोलो? अकाल और उसके बाद। बहुत अच्छा। हरिजन गाथा और बादल को घिरते देखा है। तुम छोटे बच्चे की तरह एक एक बात समझिएगा। नागार्जुन अर्थात बाबा वैद्यनाथ मिश्र नागार्जुन, पूरा नाम नागार्जुन नाम पड़ा बौद्ध धर्म अपनाने के कारण। जैसे बौद्ध धर्म में आपने शून्यवाद वगैरह सुना होगा, विज्ञानवाद, तो नागार्जुन जिस धारा से जुड़े हुए थे, हिंदी साहित्य में उसे प्रगतिवाद और फिर आगे चल करके जनवादी धारा, ये जो दोनों धाराएं हैं, इन पर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है। किसका प्रभाव रहा है? जो मार्क्सवाद है उसकी अपनी कुछ स्थापनाएं रही हैं। सबसे पहले मार्क्सवाद यह कहता है कि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं होती। बोलो मेरे साथ, आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है? यदि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं है तो मार्क्सवाद परलोक में विश्वास नहीं करता। अगर आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं है, देखो मेरी ओर बोलो मेरे साथ, यदि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं है तो मार्क्सवाद ईश्वर में भी विश्वास नहीं करता। यदि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं तो ईश्वर से ही धर्म में भी विश्वास नहीं। यदि मार्क्सवाद यह मानता है कि आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं तो अतीत में भी विश्वास नहीं करता। क्या नहीं करता? पकड़े ना, एकदम छोटे बच्चे की तरह। भाई, अगर आंखों से ओझल कोई सत्ता नहीं है तो इसके विपरीत बोलिए, आंखों से ओझल परोक्ष, आंखों के सामने प्रत्यक्ष। मार्क्सवाद प्रत्यक्ष जगत में विश्वास करता है। किसमें विश्वास करता है मार्क्सवाद? प्रत्यक्ष जगत में विश्वास करता है। किसकी जगह? परोक्ष जगत की जगह। यदि परलोक में विश्वास नहीं करता तो उसकी जगह किसमें विश्वास करेगा? लौकिक जगत में। किस जगत में? दोस्तों, यदि ईश्वर में विश्वास नहीं करता तो मार्क्सवाद निश्चित तौर पर मानव में विश्वास करता है। किसमें? ईश्वर नहीं, मानव। यदि धर्म में विश्वास नहीं करता तो मनुष्य की समस्याओं में विश्वास करता है। और अतीत में विश्वास नहीं करता तो वर्तमान जगत में। किसमें विश्वास करता है? अब मुझे एक बात बताइए, क्या जो परलोक है उसको किसी ने देखा है? तो परलोक क्या कल्पना का विषय है? क्या परलोक रहस्य का विषय है? एक रहस्य में डूबने का नाम है मार्क्सवाद। अब यह समझा जा सकता है कि अगर मार्क्सवाद परलोक में विश्वास नहीं करता तो रहस्यवाद में भी विश्वास नहीं करता। बोलो, मार्क्स यदि परलोक में आस्था नहीं रखता तो किसी कल्पना में नहीं डूबता, किसी रहस्य में नहीं डूबता, तो विश्वास करता है खुली आंखों से देखे गए जगत को और उस जगत की समस्याओं में। क्या में? जगत की समस्याओं। तो रहस्यवाद में अगर विश्वास नहीं करेगा दोस्तों तो मार्क्स यथार्थवाद में विश्वास करेगा। किस वाद में? बोलो, सामाजिक यथार्थवाद। अब समझिए, जो प्रगतिवादी धारा है 1936 से लेकर 1943 तक की धारा, क्या भारत गुलाम था? अरे हाँ या ना? आज़ादी के लिए हम तरस रहे थे। तो यह तय है कि इस दौर की सबसे बड़ी समस्या शोषण की थी। किसकी थी? इस दौर की सबसे बड़ी समस्या पराधीनता की थी। इस दौर की सबसे बड़ी समस्या अंग्रेजी औपनिवेशिक शोषण की थी। किसकी थी दोस्तों? औपनिवेशिक शोषण। थैंक यू। बोलिए, मार्क्सवाद यह मानता है कि अतीत की जगह वर्तमान में विश्वास करो, कल्पना और धर्म की जगह समस्याओं को विश्वास करो, ईश्वर की जगह मानव लोक, लौकिक जगत, प्रत्यक्ष जगत और आंखों के सामने सामाजिक यथार्थ की चर्चा करो। और उस समय का सामाजिक यथार्थ कैसा था? अब एक दूसरी बात है, पहले इस फोटो को बनाना चाहो तो बना, आप भी बनाए। हट जाएं। इसलिए तो भारत का मार्क्सवाद दिग्भ्रमित है। इस सवाल को भी अपने भीतर दफन रखिएगा, है ना? ये आपका एक टॉपिक भी है, निराला की एक रचना है कुकुरमुत्ता। तो कुकुरमुत्ता में मार्क्सवाद पर ही वो प्रहार करते हैं
कि आज का मार्क्सवाद किस प्रकार दिग्भ्रमित हो गया, भटक गया है। भारतीय समाज बिना धर्म के चल नहीं सकता, तो भारत में मार्क्सवाद की कोई जरूरत भी नहीं है। यानी मार्क्सवाद कहीं ना कहीं भारतीय समाज को गुमराह कर रहा है। ये कुकुरमुत्ता की प्रतिष्ठा है। वो एक मूवी देखे थे OMG, कि अगर तुम हमसे हमारा धर्म छीनोगे तो हम तुम्हें ईश्वर बना देंगे। भाई यहाँ तो गधे को भी हम लोग देवत्व की डिग्री दे सकते हैं, कोई गोबर बाबा पेटीकोट बाबा बन सकता है। भारतीय समाज बिना आस्था के एक दिन नहीं चल सकता, और मार्क्सवाद मानता है कि आस्था धर्म ईश्वर जैसी कोई चीज़ नहीं। तो आप समझिए कि भारत में जितनी मार्क्सवादी पार्टियां हैं, मार्क्स के नाम पर क्या गुल खिला रही हैं। इलेक्शन से पहले सब हवन करती हैं, क्या करती हैं, सब बाबाओं के चक्कर में आती हैं, और फिर मंच पे आते ही मार्क्सवादी भाषण देती हैं, मिटा डालो ये धर्म, मिटा डालो ये जाति, क्या कहती हैं। और भारत की जितनी मार्क्सवादी पार्टियां हैं सब जातिगत वोट से ही जीतती हैं या उसी का खेल खेलती हैं। इसलिए निराला अपनी कविता में कहते हैं, कहीं का रोड़ा बोलो कहीं का पत्थर, TS एलियट ने जैसे दे मारा। जैसे प्रोग्रेसिव मार्क्सवादी, जैसे प्रोग्रेसिव प्रगतिवादी का कलम लेते ही रोके नहीं रुकता जोश का पारा। इसलिए हम लोग किसी को भी, आज का मार्क्सवाद फूहड़ हो गया है, गाली गलौज करने वाला। बे सुन बे गुलाब, कैसी गालियां बकता है, भूल मत हाई पाई जो तूने खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने असिस्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, रोज पड़ता रहा पानी तू हरामी खानदानी। बोलिए आज का मार्क्सवाद न केवल बड़बोलेपन का शिकार हो गया है, अश्लील और फूहड़ हो गया है। उसे ना तो धर्म में विश्वास है, ना ही संविधान में, वह ना तो मानवता को मानने को तैयार है, ना ईश्वर को, इसलिए वो त्रिशंकु की तरह लटक गया है। भारतीय समाज ने भी सत्ता के तौर पर मार्क्सवाद को दरकिनार कर दिया। मार्क्स कहता है साम्यवाद को, क्या कहता है, और जनता ये देखने लग गई कि जो हमें मार्क्सवादी भाषण देते हैं उनके बच्चे तो मर्सिडीज पे चलते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, बात को समझिएगा, और हमें सीख देते हैं कि पैदल चलो, साइकिल से चलो, बैलगाड़ी से चलो। इसलिए भारत का मार्क्सवाद वास्तव में दिग्भ्रमित, कहीं ना कहीं राष्ट्र विरोधी भी होता जा रहा है। मान लीजिए कि वो भारत के तोड़ने की बात करें, मार्क्सवादी जो संस्थाएं उसके बच्चे कॉलेज स्कूल नहीं चलने दें, संविधान का विरोध करें, कहते तो हैं कि संविधान बचाना है, लेकिन सड़क तोड़ते हैं। क्या तोड़ते हैं, सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं। बंगाल में मार्क्सवाद आया और इसने चक्का जाम कर दिया, क्या किया, एमनी एमनी चालवे नहीं, एमनी एमनी हो नहीं, चौका जाम करो, क्या जाम करो। तो बोलिए आज का मार्क्सवाद जड़तावाद है, किसी कार्य को न होने देना और ना करने की स्थिति है। वाकई जो मार्क्स थे, ध्यान से सुनना, बहुत मानवतावादी थे। मार्क्स के जो विचार थे वाकई समाज में क्रांति ही नहीं, समाज को स्वच्छ और स्वस्थ बनाने के लिए थे, लेकिन उनके चेलों ने मार्क्स को सोन पापड़ी बना के खा लिया, बेच खाया। इसलिए मार्क्स के, हाँ बिल्कुल, मार्क्स के नाम पर जो भारतीय आप देखेंगे राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे कहीं समाजवाद लगा हुआ है या कहीं बहुजन समाजवाद लगा हुआ है या कहीं जनता शब्द जुड़ा हुआ है, तो महाभोज में मन्नू भंडारी लिखती हैं, बोलो पूरा जनता, जनता आम जनता। अब बेटा देखिए, इसलिए तो आपके सिलेबस की बात मैं आपको बताता हूँ, कभी अपनी बात नहीं बताता, कि भारत का जो मार्क्सवाद है वो दिग्भ्रमित है, इसलिए इस पर कुकुरमुत्ता लिखी गई। आज का मार्क्सवाद कुकुरमुत्ता की तरह हो गया, ये हर जगह। ये संस्कृत के सुभाषितानी से आया हुआ था, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। तो ये तो भारत की आदिम परंपरा है, कोई आज से नहीं। जब हम वैदिक काल में जी रहे थे या उससे भी पहले अगर जी रहे थे, तब से हम ऐसे हैं। हम वर्ण रहित लोग थे। कैसे लोग थे, मेरे पिता वैद्य हैं, मेरी माँ चक्की चलाती है, मैं शिक्षक हूँ, याद है ऋग्वेद, ऋग्वेद एक ही घर में चारों वर्ण थे। तो हमारी जो सनातनी परंपरा है वो तो सर्वजन हिताय ही है। लेकिन अब की पार्टियां क्या कर रही हैं, एक शब्द ले रही हैं। इसलिए मन्नू भंडारी फिर सिलेबस है आपका महाभोज, बोलो ढोल पीटने और दुहाई देने के लिए तो लोकतंत्र है, पर लोक बेईमानी बोलो, और तंत्र मुट्ठी भर लोगों की मनमानी। पहले पेशाबियों की सरकार थी, अब शराबियों की सरकार। काश की वैरागी हो जाती, बहुत अच्छी बात होती, माया मोह नहीं रहता। तो पहले शराबियों की, अब पेशाबियों की। बोलो कुर्सी और इंसानियत में बैर है ना, कुर्सी के पाए इंसानियत की खाद पर ही अच्छी तरह पनपते हैं। बोलो यूँ तो धोती के नीचे सभी नंगे हैं, पर इस ससुरी राजनीति में धोती के नीचे और धोती के ऊपर भी लोग नंगे हैं, है ना। और दास साहब जैसे नेता, सब आपका सिलेबस है, उनकी तो धोती के नीचे भी एक धोती मिलेगी, खाल खींचो तब जाके इसकी नंगई उभरेगी। तो पूरे राजनीति के जो कड़वे सच को उद्घाटित करने का ठेका अगर किसी ने लिया है तो साहित्य ने लिया है, और खूब इत्मीनान से आप करते रहिए। बोलो साहित्य का काम व्यवस्था विरोध करना है। इसलिए नागार्जुन लिखते हैं, बोलो मेरे साथ, राजनीति क्या है, विष्ठा है मल है, मलमूत्र भूमूत्र। राजनीति क्या है, बोलो विष्ठा है मल है, और साहित्य क्या है, पावन निर्मल गंगा जल है। नहीं बात समझ में आई। तो नागार्जुन को आधुनिक कबीर कहा गया। क्या कहा गया, इन पर वाकई मार्क्स का प्रभाव था। किसका प्रभाव था, इसलिए सच्चे मार्क्सवादी थे, मानवता के सेवक। घर द्वार सब छोड़ दिए, यायावरी घुमंतु जीवन अपना लिए, भटकते रहे मानवता की सच्ची सेवा के लिए। सरकारें पीछे पड़ी, आपातकालीन परिस्थितियों में पीछे सरकारें पड़ी हुई थी, जेल की हवा खाए, निकले फिर भागे, भटकते रहे, लिखते रहे। इसलिए इनका एक नाम पड़ा यात्री। क्या नाम पड़ा, हिंदी साहित्य का यात्री नागार्जुन। और तब राजनीति पर लिख पड़ते हैं, लिखते हैं कि संसद में बैठे ये ऊंट घोड़े हाथी हैं, संसद में बैठे ये घोड़े हाथी हैं, कुत्ते और सुअर इनके साथी संघाती हैं। अब जो ऐसी बात लिखे उसे राजनीति कितने दिन तक पचाती है ना। जैसे कबीर बिना सोचे समझे हिंदू मुसलमान पंडित अवर्ण सवर्ण बिना जाति समाज के जिसमें कमी देखते हैं कबीर सीधे बिफर पड़ते हैं बिना डर के। कैसे हैं कबीर, अक्खड़, कैसे हैं फक्कड़। वैसे नागार्जुन भी आधुनिक कवियों में ना तो राजनीति से, ना किसी नेता से, ना किसी समाज से बिल्कुल नहीं डरते, इसलिए इन्हें आधुनिक कबीर की उपमा दी गई। किसकी उपमा दी गई, अरे क्यों नहीं, तो पहले चाय पीने दे तब शेर समझ में आएगा। हाँ बेटा, अरे वाह वाह, यहाँ तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो बोलो अपने देश की संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल और आधा पानी है ना। जब इस कविता से बोलो ना तो चोली बन सकती है, ना चोंगा
तो आप ही कहो, इस ससुरी कविता को संसद से सड़क तक रोने का क्या लाभ है ना। बोलो अपने यहाँ समाजवाद माल गोदाम में टंगी उन बाल्टियों की तरह है, जिस पर लिखा तो आग है किंतु भीतर पानी और बालू भरा है ना। बोलिए अपने यहाँ जनतंत्र एक ऐसा तमाशा है जिसकी जान मदारी की भाषा है, जमुरे हैं। तो अब आप लोग साहित्य से जुड़ गए हैं तो साहित्य के मजे लीजिए। क्यों लोग इसमें सेलेक्ट होते हैं? क्योंकि ऊपर से कुछ भी नहीं है। जो तुम देख रहे हो, जो तुम विचार रहे हो, जो आपकी मौलिक भावनाएं, वही साहित्य हैं। खेत खलिहान, राजनीति, समाज, धर्म, जीवन। तो पहले यहाँ तक बताओ कितना समझ में आया। लिखिए इसको जरा शब्दगत जामा पहना दें। नागार्जुन का संबंध हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी और जनवादी धारा से रहा है। नागार्जुन का संबंध हिंदी साहित्य की प्रगतिवादी और जनवादी धारा से रहा है। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है। प्रगतिवाद पर मार्क्सवाद का प्रभाव रहा है। यह मार्क्सवादी विचारधारा आंखों से ओझल किसी सत्ता में विश्वास नहीं करती। यह मार्क्सवादी विचारधारा आंखों से ओझल किसी सत्ता में विश्वास नहीं करती। अर्थात परलोक आंखों से ओझल किसी सत्ता में विश्वास नहीं करती। अर्थात परलोक, ईश्वर और अतीत के प्रति मार्क्सवाद, अतीत के प्रति मार्क्सवाद अनास्थावान है। अनास्था मतलब आस्था न, विश्वास नहीं करना। अनास्थावान है। परलोक की जगह लौकिक जगत, ईश्वर की जगह मानव लोक, अतीत की जगह वर्तमान तथा कल्पना और रहस्य की जगह, कल्पना और रहस्य की जगह मानव लोक की समस्याओं का, मानव लोक की समस्याओं का, मानव लोक की समस्याओं का हूबहू उद्घाटन ही मार्क्सवादी विचारधारा का उद्देश्य रहा है। मानव जीवन की समस्याओं का, मानव जीवन की समस्याओं का बिना किसी लाग लपेट के चित्रण ही सामाजिक यथार्थवाद कहलाता है। मानव जीवन की समस्याओं का बिना किसी लाग लपेट के चित्रण ही सामाजिक यथार्थवाद कहलाता है। मार्क्सवादी प्रगतिवादी रचनाकारों ने मानव जीवन की समस्याओं का बिना किसी लाग लपेट के चित्रण ही क्या कहलाता है? सामाजिक यथार्थवाद। मार्क्सवादी प्रगतिवादी रचनाकारों ने, मार्क्सवादी प्रगतिवादी रचनाकारों ने इस सामाजिक यथार्थवाद को ही अपनी कविता का विषय बनाया, विषय बनाया। किसे विषय बनाया? नागार्जुन की कविताएं अपने समय के समाज और उससे जुड़े समसामयिक प्रश्नों से सीधे टकराती हैं। नागार्जुन की कविताएं अपने समय के समाज और उससे जुड़े समसामयिक प्रश्नों से सीधे टकराती हैं। यही वजह है, यही वजह है कि इन्हें भावों के आवेगों का रचनाकार, भावों के आवेगों का रचनाकार या अखबारों के कतरन का कवि भी कहा गया। भावों के आवेगों का रचनाकार या अखबारों के कतरन का भी कवि कहा गया। आप लोग जब करंट मुद्दों को काटते हो पेपर से तो आप लोग देखते होंगे कि एडिटोरियल काटते हो, तो उसमें कैसे मुद्दे होते हैं? निबंधात्मक इशू, करंट इशू। तो आप लोग कैसे विद्यार्थी कहलाएंगे? अखबारों के कतरन के विद्यार्थी। यानी वो जो कतरन है जिसे काट काट के हम लोग टैग करते हैं, क्या वास्तव में उसमें समसामयिक प्रश्न होते हैं? क्या अपने समय के समाज के ज्वलंत मुद्दे होते हैं? तो जब अपने समय के समाज के मुद्दों की कोई चर्चा करे तो क्या उसे समसामयिक रचनाकार कहेंगे? और समसामयिक अगर कोई रचनाकार है तो क्या वह वर्तमान बोध में जी रहा है? और वर्तमान बोध में जीने वाला क्या लौकिक जगत को पहचान रहा है? क्या लौकिक जगत की समस्याओं को जान रहा है? इन समस्याओं का हूबहू चित्रण, उद्घाटन ही सामाजिक यथार्थवाद है। क्या है? और तब नागार्जुन
यथार्थवाद के सबसे सजग रचनाकार कहलाए। इनकी रचनाएं भावों से टकराती हैं। किससे? भावों के, आवेगों के कवि हैं। जो मन में भाव तुरंत आया समाज को देखकर, उस पर इनकी कविता चलती है। इसलिए इन्हें अखबारों के कतरन का कवि। किसका कवि? अब एक बात और समझने लायक है। ये जो मार्क्सवाद है, ये कहता है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है, क्योंकि ईश्वर में आस्था नहीं रखता। किस में आस्था नहीं रखता? तो धर्म में भी आस्था नहीं रखता। इसलिए मार्क्सवाद कहता है धर्म समाज का अफीम है। धर्म समाज का क्या है? अफीम है। तो कहता है मार्क्सवाद समाज की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है, तो फिर किससे हुई? कहता है मार्क्सवाद संसार गतिशील है, तो फिर किससे गतिशील है? यानी संसार है भी, ध्यान से सुनना, और संसार ईश्वर से उत्पन्न नहीं है, तो संसार किससे गतिशील है? कहता है द्वंद्व से। द्वंद्व का कारण? तो कहता है भौतिक संसाधन। क्या कहता है? पदार्थ। क्या कहता है? या मैटर, भौतिक चीजें। यह द्वंद्व किसके किसके बीच है? तो पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच। किसके बीच? क्यों द्वंद्व चल रहा है भाई? भौतिक संसाधनों क्या संतुलित विभाजन के कारण। सभी भौतिक संसाधन किसके हाथ में सुरक्षित हैं? पूंजीपतियों के। और तरस कौन रहा है? सर्वहारा, यानी सबका जो आहार है या जो सब कुछ हार चुका हो, किसान, मजदूर। मार्क्स की स्थापना है कि यह जो पूंजीपति वर्ग है वह शोषणकारी है, अर्थात शोषक है, और जो सर्वहारा है वो शोषित है। यह जो पूंजीपति है वो शासक वर्ग है। कैसा वर्ग है? और जो सर्वहारा है वो कैसा वर्ग है? कहते हैं ये शोषण तब तक चलता रहेगा, मार्क्स ने माना, जब तक सर्वहारा बिखरा हुआ है। कैसा है? इधर सौरभ ना, सर्वहारा जब तक बिखरा हुआ है बेटा, तो मतलब यदि सर्वहारा एकजुट हो जाए, वर्गबद्ध हो जाए, क्या हो जाए? सामूहिक एकता से जुड़ जाए, तो बोलिए वर्ग चेतना से जुड़कर, वर्ग समूह से जुड़कर ही सर्वहारा पूंजीपति वर्ग के खिलाफ वर्ग संघर्ष कर सकता है। इस वर्ग संघर्ष या क्रांति से ही शोषण खत्म होगा। क्या खत्म होगा? और किसान, मजदूरों, शोषितों का, पीड़ितों का समाज सुरक्षित रह सकेगा। एक साम्य की स्थापना होगी। किसकी स्थापना होगी? क्योंकि भौतिक संसाधन किसके हाथ में केंद्रित हैं? पूंजीपति। तो इसका मतलब क्या है? तुम अब तक 6 बार ये शब्द बोल चुका और मैं कब से सुन रहा हूँ धीरे धीरे। इसका मतलब क्या है मेरे बच्चे? वर्ग संघर्ष। ये जो वर्ग संघर्ष है इसके लिए जरूरी है सशस्त्र क्रांति। बोलो, मार्क्स कहता है कि हृदय परिवर्तन से या उदारता दर्शाने से ना तो शोषण खत्म होगा ना समाज बदलेगा। इसलिए मार्क्स किसके विरोध में है? ये तो आप लोग बस फोटो बना के सीखते रहिए। अब मुझे एक बात बताओ, यदि सर्वहारा एकजुट हो जाए तो क्या यही बहुजन है ना? सर्वहारा ही आम जन है। बोलो, सर्वहारा ही लोक जन है। कैसा जन है? इसलिए बोलो नागार्जुन जनवादी कवि हैं। कैसे कवि हैं? आम जनता के कवि हैं। किसके कवि हैं? शोषित पीड़ित मानवता के कवि हैं। जहां प्रेमचंद ने छोड़ा, नागार्जुन ने यह बेड़ा वहीं से अपना लिया। प्रेमचंद तो फिर भी अपनी भाषा में थोड़े संकोच करते थे, लेकिन नागार्जुन कबीर की हदों को भी पार कर जाते हैं, और जब गाली गलौज करने लगते हैं तो गांधी तक को भी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए निराला थोड़े अनवाइड हो जाते, कहते आज का मार्क्सवाद बड़ा फूहड़ हो गया है, जहां मन वहाँ किसी को गाली गलौज करने लगता है ना? कल एक विपक्षी नेता ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के लिए एक शब्द का प्रयोग किया कि 6 महीना रुक जाओ, देखो उसका क्या होता है। उनका नहीं, उसका। पीठ पे इतने डंडे पड़ेंगे कि भागते नजर आएगा। तो प्रधानमंत्री जी कोई व्यक्ति विशेष नहीं है। इंटरव्यू में इन शब्दों की मर्यादा बनाए रखना। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद, आपको हमेशा सोच समझ के, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गवर्नर, सीएम, ऐसे जो पद हैं उनके बारे में हमेशा आप संविधान के रक्षक बनने जा रहे हैं, कभी भूल करके भी मुंह से ऐसी वैसी भाषा मत निकालना। सिलेक्शन के बाद भीतर भीतर जो मन में आए संगठन बना लेना, तुम खुराफाती दल बना लेना, जो मन करे बना लेना, उस पर मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूँ क्या मैं किस पार्टी में जाऊँ? तो तुम्हें भी हक है जहाँ वहाँ जाओ, है ना? तुम हाँ और पूछ भी नहीं सकते। ये बात अलग है कि इतने बसंत में उंगली बहुत कम बार काली, एक ही बार काली हुई है, जगह ही नहीं मिलता कहीं, कहाँ जाऊँ? पहले वोटर आईडी में ही नहीं थे, अब हैं तो झारखंड में, कैसे जाएंगे? यहाँ पर आए कि झारखंड जाएँ? तो समस्याएं हैं। आप जिसे मन करे सपोर्ट करें, वो आपका व्यक्तिगत अधिकार है, वो मौलिक अधिकार है, पर परीक्षा वगैरह में कभी भी भूल के भी अनाप शनाप बात मत लिख देना। गीता, गांधी, संविधान, ध्यान से सुनना, गीता, गांधी, संविधान, अंबेडकर और हमारी धार्मिक आस्था चाहे जो भी हो, खबरदार एक शब्द बोले तो चुप, जहाँ लगे कि फंसाए जा रहे हो सर, माफ़ी चाहते हैं सर, बस बचपन से जाना तो बस इतना जाना क्या कि सज धज के टसन में रहना, तो सर बस इतनी ही बातें आती हैं। तो तुम्हें क्या लगता है कि ये धर्म सर जानता ही नहीं तो क्या बताऊँ? गीता सर मैंने सुना है कि बहुत ही अच्छी पुस्तक है, उसमें वैज्ञानिक बातें हैं, लेकिन माफ़ी चाहता हूँ कभी पढ़ने का मौका नहीं मिला। अभी मत कहना संस्कृत में, वरना धरे जाओगे। उसका हिंदी में भी अनुवाद है, अंग्रेजी में। कहिएगा सर क्या करें, दाल रोटी के चक्कर में गाँव में एक दुकान चलाते हैं और फिर पढ़ाई करते थे, तो घर पालें या गीता बाँचे ये समझ नहीं, एकदम ऐसे वैसे निकल जाना, खबरदार। हाँ नहीं तो तुम सोने पे सुहागा है ना, अब बाकी हम जैसे जो गोबर लोग हैं उनका क्या होगा? बच के निकल जाए ज़्यादा बेहतर है, वरना
कल एक सज्जन गीता पर कलेक्टर होकर के भाषण दे रहे थे, तुम लोग देखना वो टीवी पे आजकल चलाया जाएगा। कहा गीता ये अवर्ण सवर्ण का भेद करने वाली रचना है, समाज को बांटती, जबकि उसमें कुछ भी नहीं। और सज्जन माइक पे खड़े होकर बोल रहे हैं ये हिंदू मुसलमानों को बांटने वाले कलेक्टर है इस देश का वो। जाना किधर, तो कर्मवाद है उसमें, ना कोई जाति है ना कोई वर्ण है। लेकिन बाकी में तो मान लीजिए कुछ इधर उधर शब्द भी हो, गीता तो एक ऐसी रचना को सिर्फ 2 चीज सिखाती है, कर्म कर अभ्यास कर, कर्म कर अभ्यास कर, बीती बात उसे छोड़ आगे बढ़। बताएगा ना। हाँ, कर्म फल हेतु रुहु। अरे वाह, देखिए अब अगर फोटो बना लिया, फोटो नहीं बनाए तो बनाओ ना, जल्दी करो। तो देखिए नागार्जुन कितने आसान लगेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा, मार्क्सवादी विचारधारा यह मानती है कि संसार की उत्पत्ति ईश्वर से नहीं हुई है, बल्कि संसार द्वंद्व से गतिशील है। संसार किससे गतिशील है? द्वंद्व से गतिशील है। हाँ बिल्कुल। इस द्वंद्व का कारण भौतिक संसाधन या पदार्थ या मैटर है। इस द्वंद्व का कारण भौतिक पदार्थ, पदार्थ या मैटर, भौतिक वस्तु, भौतिक संसाधन, पदार्थ या मैटर है। एक शब्द सुने हो आप लोग, द्वंदात्मक भौतिकवाद, डायलेक्ट मटेरियलिज्म, भौतिक साधनों के लिए द्वंद्व। तो ये मार्क्स की विचारधारा का ही विस्तार है। यह द्वंद्व पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच व्याप्त रहा है। यह द्वंद्व पूंजीपतियों और सर्वहारा के बीच व्याप्त रहा है। मार्क्स ने पूंजीपतियों को शोषक और शासक शक्तियों के रूप में देखा। शोषक और शासक, शासक, जबकि सर्वहारा को शोषित और शासित वर्ग के रूप में देखा। शोषित और शासित। यह विचारधारा मानती है कि पूंजीपति वर्ग क्षीणमाण वर्ग है। क्षीण, क्षीण समझते हो ना, क्षीण क्षय होना, हाँ बहुत अच्छा। पूंजीपति वर्ग, यह विचारधारा मानती है कि पूंजीपति वर्ग क्षीणमान शक्ति है, जबकि सर्वहारा वर्धमान है, जो कभी खत्म ना हो, वृद्धिमान। इसलिए महावीर को वर्धमान कहते हैं। क्या कहते हैं? जबकि सर्वहारा क्या है? अर्थात मार्क्सवादी विचारधारा सर्वहारा के प्रति सहानुभूतिशील है। मार्क्सवादी विचारधारा सर्वहारा के प्रति सहानुभूतिशील है। सर्वहारा के प्रति, किसानों मजदूरों के प्रति सहानुभूतिशील है। और इस बात पर बल देती है, कि जब तक सर्वहारा अपने वर्गीय हितों को पहचान कर एकजुट या वर्गबद्ध नहीं होगा, तब तक पूंजीपति वर्ग के खिलाफ वर्ग संघर्ष और क्रांति करने में असफल रहेगा। अर्थात वर्ग समूह से ही वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिलेगी, और इसी वर्ग समूह से वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिलेगी, और इसी वर्ग संघर्ष से शोषण को खत्म किया जा सकता है। नीचे मार्क्स के इन विचारों को साहित्य की प्रगतिवादी और जनवादी धारा ने अपनाया। साहित्य की प्रगतिवादी और जनवादी धारा ने अपनाया। रचनाकार नागार्जुन अपनी इसी चेतना के कारण जनवादी कवि या जन कवि कहलाए। नीचे मार्क्स ने यह माना कि मानव सभ्यता का इतिहास शुरू से ही वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है।
मनुष्य एक राजनैतिक प्राणी है तथा साहित्य और साहित्यकार का काम राजनैतिक प्रतिबद्धता है। साहित्य और साहित्यकार का काम राजनैतिक प्रतिबद्धता है। अब इस 3 लाइन में दुनिया समाई हुई है। पढ़ो तो। मार्क्स क्या मानता है? मानव सभ्यता का इतिहास शुरू से ही वर्ग संघर्षों का इतिहास है ना। कुरुक्षेत्र में दिनकर क्या कहते हैं कि संसार में सतत 2 प्रकार की शक्तियां बनी हुई हैं, है ना। कितने प्रकार की? सत और असत, धर्म और अधर्म। हमेशा अधर्म के द्वारा ही युद्ध को छेड़ा जाता है ना। इसलिए कहते हैं ना दिनकर उस कविता में कि छीनता हो स्वत्व कोई और तुम त्याग तब से काम ले, यह पाप है। क्यों? कहते हैं जब तक मनुष्य का सुख भाग नहीं सम होगा, शांत नहीं कोलाहल होगा, रण नहीं कम होगा। एक वर्ग ने एक वर्ग के न्याय का हनन कर लिया हो तो चुराता न्याय जो वही रण को बुलाता है। अब ऐसे में युधिष्ठिर स्वत्व की घोषणा पातक नहीं है। अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना कहीं से पाप नहीं है ना। इसलिए संविधान आपको ये इजाजत देता है कि आप अपने अधिकारों की रक्षा की लड़ाई कहीं भी लड़ सकते हैं, लेकिन तरीका हमेशा क्या होगा? संवैधानिक। दोस्तों, एक बहुत बड़ी बात है, उसको समझना। नागार्जुन जैसे रचनाकार अगर मार्क्सवाद से जुड़े रहे तो अब तक मार्क्सवाद में हम लोग 3 बड़ी बात देख करके आए। एक सामाजिक यथार्थवाद, कितने लोगों को बात समझ में आई? दूसरी बात शोषण का विरोध, किसका विरोध? तीसरी बात वर्ग संघर्ष, चौथी बात लोक चेतना। कैसी चेतना? और लोक से भी बेहतर शब्द जन चेतना। इसलिए भारत का लोकतंत्र जनतंत्र के निकट होना चाहिए। किसके निकट होना चाहिए? और एक 5वीं बात कि यह मार्क्सवाद लौकिक जगत, शोषित पीड़ित मानव जगत की बात करता है। किसकी बात करता है? अब यदि नागार्जुन जैसे रचनाकारों पर इस विचारधारा का प्रभाव है तो बोलो, नागार्जुन सामाजिक यथार्थवाद के पक्षधर हैं, शोषण के विरोधी हैं, वर्ग संघर्ष को जन्म देने वाले, लोक चेतना के पक्षधर, लौकिक जगत मानव शोषित पीड़ित मानव जगत को महत्व देने वाले। कविताओं के नाम देखो। अकाल में कोई बड़ा समृद्ध आदमी परेशान होगा या गरीब शोषित पीड़ित मानव था? प्राकृतिक आपदाओं का प्रभाव किस पर पड़ता है? बादलों के घिरने से नफा नुकसान किसका? पैसा वाला आदमी बादलों को घिरते देख करके बड़ा खुश होता है, चाट पकौड़े बनाने लगता है, कहीं शिमला मनाली घूम के आता है ना। तो अब शुरू हो जाए इंडिया। एक सांस में पहले पढ़ो, आदि उसको ऑफ कर दो। प्रगतिवादी रचनाकारों में सबसे प्रखर माने गए इनकी कविताओं की 3 प्रमुख विषय रहे। सामाजिक यथार्थ, सामाजिक यथार्थ का चित्रण, नंबर 2 जन चेतना, और नंबर 3 प्रकृति चेतना। हिंदी साहित्य में यात्री की उपमा से जाने गए, हिंदी साहित्य की यात्री, हिंदी साहित्य में यात्री की उपमा से जाने गए नागार्जुन के विषय में डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा। कहाँ के प्रोफेसर? जेएनयू के मैनेजर पांडे ने हिंदी साहित्य में यात्री के नाम से, यात्री की उपमा से जाने गए नागार्जुन के विषय में डॉक्टर मैनेजर पांडे ने लिखा कि जो लोग राजनीति और समाज में सुविधा भोगी होते हैं, जो लोग राजनीति और समाज में क्या होते हैं दोस्तों? सुविधा भोगी, उनकी भाषा हमेशा दुविधाग्रस्त होती है। अभी आप लोग एक शब्द पूछ रहे थे ना, लाग लपेट। उनकी भाषा हमेशा कैसी होती है? परंतु नागार्जुन की भाषा कभी भी दुविधाग्रस्त नहीं रही। जिस प्रकार कबीर ने सामंती समाज की रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया, जिस प्रकार कबीर ने सामंती समाज की रूढ़ियों पर जमकर प्रहार किया, उसी प्रकार नागार्जुन पूंजीवादी समाज और राजनैतिक शोषण के प्रति आक्रामकता के भाव को दर्शाया, राजनैतिक शोषण के प्रति आक्रामकता के भाव को दर्शाया। रचनाकार ने राजनीति को विष्ठा और मल के रूप में देखा, रचनाकार ने राजनीति को विष्ठा और मल के रूप में देखा तथा साहित्य को
निर्मल गंगा जल के रूप में देखा। किस रूप में देखा? राजनीति क्या है? कविता लिख लो, विष्ठा है, मल है। साहित्य क्या है? पावन निर्मल गंगा जल है। विष्ठा मतलब लीद है ना, मल इन तीनों में कोई नहीं, मुक्त कविताएं हैं सब, है ना। नागार्जुन कवितावली संग्रह 7 भाग में है। सामाजिक यथार्थवाद, सामाजिक यथार्थवाद सिर्फ समाज के सतह पर बिखरी सच्चाइयों को जान लेने का नाम नहीं है। सामाजिक यथार्थवाद सिर्फ सामाजिक सतह पर बिखरी सच्चाइयों को जान लेने का नाम नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे छिपी हुई का ही नाम नहीं है, बल्कि पर्दे के पीछे छिपी हुई रूढ़ियों को उजागर करना भी सामाजिक यथार्थवाद है। छिपी हुई रूढ़ियों को उजागर करना भी सामाजिक यथार्थवाद है। रचनाकार ने यह माना था कि यदि सामंती समाज शोषण मूलक रहा है तो पूंजीवादी समाज उससे भी अधिक भयावह रहा है। अधिक भयावह रहा है। पूंजीवाद के आने से सामंतवाद पूरी तरह खत्म नहीं हो गया। यदि सामंती समाज शोषणकारी रहा है तो पूंजीवादी समाज उससे भी अधिक भयावह रहा है। पूंजीवाद के आने से सामंतवाद पूरी तरह से खत्म नहीं हो गया, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों ने पूरी तरह खत्म नहीं हो गया, बल्कि पूंजीवादी शक्तियों ने अवशिष्ट सामंती शक्तियों से साठगांठ करके, सब निबंध है बच्चा लोग, पूंजीवादी शक्तियों ने अवशिष्ट सामंती शक्तियों से साठगांठ करके, किससे साठगांठ करके? जन सामान्य का शोषण किया। और ऐसे ही लोकतंत्र के आने पर भी राजनीति ने, और ऐसे ही लोकतंत्र के आने पर भी राजनीति ने सामंती पूंजीवादी शक्तियों को मिलाकर जनता का खून पिया है। अर्थात शोषण पराधीनता के पहले भी था और अब भी है। शोषण पराधीनता के पहले भी था और अब भी है। सिर्फ शोषण का स्वरूप बदला है और शोषणकारियों के चेहरे बदले हैं। सिर्फ शोषण का स्वरूप बदला है और शोषणकारियों के चेहरे बदले हैं। अभी तक नहीं, और मिलेगा भी नहीं। अगर मिल गया तो जनता बागी नहीं हो जाएगी, जनता बागी हो जाएगी कि हमें चाहिए वैसा। बहुत अच्छा। अर्थात शोषण का स्वरूप बदला है, शोषणकारियों के चेहरे बदले हैं, पर शोषण नहीं बदला है। यह राजनीति पूरी तरह मुखौटा धर्मी हो गई है। यह राजनीति पूरी तरह क्या हो गई है? मुखौटा धर्मी हो गई है। जो बात तो लोक कल्याण की करती है, किस राज्य की? लोक कल्याणकारी राज्य। बात तो लोक कल्याण की करती है, परंतु वास्तव में लोक या जन से छलावा करती आई है। बोर्ड पर देखिएगा, वास्तव में लोक या जन से, कहते हैं नागार्जुन की जो सामंतवाद था क्या शोषणकारी था? जाति, वर्ण, धर्म। क्या आपको लगता है कि पूंजीवाद के आने से सामंतवाद पूरी तरह खत्म हो गया? बोलो, पूंजीवाद ने, अंग्रेजों ने, औपनिवेशिक व्यवस्था ने सामंतों को अपना एजेंट बनाया। क्या बनाया? स्थायी बंदोबस्त। कुछ याद आ रहा है? इसलिए जमींदारी व्यवस्था और महाजनी व्यवस्था को पूंजीपतियों ने संरक्षण दे रखा था। क्यों? जमींदार क्या थे? एजेंट थे। और महाजन क्या थे?
किसानों को ऋण देकर उन्हें औपनिवेशिक मानसिकता का और गुलाम बना रहे थे। स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को ये दायित्व दिया गया था कि आप मालगुजारी वसूलें, क्या करें, और 11% हिस्सा अपने पास रखें और 89-89% हिस्सा औपनिवेशिक अंग्रेजी कोष में जमा करें। दोस्तों, सामंतवाद पूंजीवाद के बाद जब समाजवाद और लोकतंत्र आया, क्या आया, तो लोकतंत्र में राजनीति ने एक तरफ सामंतों को मिलाकर, जो बचे खुचे अवशिष्ट सामंत, और दूसरी तरफ पूंजीपतियों को, व्यवसायियों को मिलाकर, आज आप लोग कई डायलॉग सुनते हैं, अडानी अंबानी, सुनते हो ना। कोई कहता है विजय माल्या विपक्ष ने भगा दिया, विपक्ष ने कहता है सत्ता पक्ष ने भगा दिया, दोनों मिले जुले। हाँ, कर्ज उनके कार्यकाल में और भागे किसके कार्यकाल में, अब समझने लायक है कि देखो लोकतंत्र में राजनीति ने, आज भी आप देखेंगे जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी तो घनश्याम दास बिरला जैसे लोग, जानते तो होंगे टाटा बिरला डालमिया, अरे भाई आज भी लोकसभा में ओम बिरला है, लोकसभा या राज्यसभा में, लोकसभा में। सामंती ढांचे को लेकर राजनीति आज भी चली है। अगर ऐसा नहीं होता तो राजवंशों के परिवार नेतागिरी नहीं कर रहे होते। बोलिए, शोषण तो तीनों काल में रहा है। बोलो, सिर्फ शोषण के चेहरे बदले हैं, सिर्फ शोषण का स्वरूप, पहले सामंती शोषण था, फिर पूंजीवादी, अब राजनैतिक शोषण। बोलो, सामाजिक यथार्थवाद सिर्फ सतह पे बिखरी सच्चाइयों को जान लेना नहीं है, पर्दे के पीछे भी। अब देखना नागार्जुन क्या कहते हैं अब की कलयुग में, बोलो, रावण नंगा होकर नाचा है, रावण अब भी नाच रहा है, सकल सूरत वही है भैया, बदला केवल ढांचा है। अब रावण जींस में नाचता है, नहीं बात समझ में आई। अब वो पुष्पक विमान में नहीं चलता, हाँ अब एयर इंडिया में, अब वो उसको क्या बोलते हैं, अरे जो अपना फ्लाइट लेके चलते हैं, चार्टर्ड प्लेन में चलता है। तो लिखिए कविता, अब की कलयुग में कुछ मत पूछा करो, वो सवाल पूछता है समझ आता है। अरे टॉपिक थोड़ा निकल तो जाने दो मेरे लाल, तुम लोग मेरी शराफत का बहुत नाजायज फायदा उठाता है, मैं टैक्स लगा दूंगा तुम्हें। अच्छा पूछ लो, क्या लोकतंत्र में, बोलो, है ना, किंग ऑफ अमेठी, सिंधिया परिवार, मतलब क्या क्या मुंह खुलवाएगा, पिटवाएगा क्या मास्टर को, मेरा उससे कंसर्न नहीं है बेटा। लेकिन समझिए, अवशिष्ट सामंती और पूंजीवादी ताकतें अभी हैं, समझ रहे हो ना। तो मतलब, लेकिन मैं बोल नहीं सकता, आ गया बेटा, पर मैं बोल नहीं सकता। तो बोलो, अब की कलयुग में रावण नंगा हो करना चाहे, सकल सूरत वही है भैया, बोलो, बदला केवल ढांचा है, बदला केवल ढांचा है। जल्दी जल्दी 3 कविता लिख के भाग जाओ तो, और ना समझ में आए तो बताना। बोलिए, जिनकी भाषा दुविधाग्रस्त नहीं होती वो किसी की सुविधा पे नहीं पलते, और जो सुविधा भोगने वाले लोग हैं वो हमेशा दुविधाग्रस्त, लाग लपेट। अगर नौकरी छीन गई तो, नहीं मिला तो, समझ रहे हो, हाँ मंत्री जी बोले रात है, रात है, हम भी बोले रात है, सुबह सुबह की बात है। वो बड़ा अच्छा बोलता है, क्या नाम है, छोड़ो दिमाग से उतर गया। देखो दूसरा, बोलो, खादी ने मलमल से, लिखो, गुपचुप साठ गांठ कर डाली है। खादी कौन, नेता राजनीति, और मलमल कौन, पूंजीपति। खादी ने मलमल से गुपचुप साठ गांठ कर डाली है। अब तो टाटा बिरला छुप छुप के, खादी ने मलमल से गुपचुप साठ गांठ कर डाली है। चुप करना, कोई भी रहेगा डिक्शनरी में देख लेना। खादी ने मलमल से गुपचुप साठ गांठ कर डाली है। अब तो टाटा बिरला डाल मियाँ की 30 दिन दिवाली है। अब तो टाटा बिरला डाल मियाँ की 30 दिन क्या है, दिवाली है। देखिए कैसे जब पूंजीवाद आया तो सामंतवाद से हाथ मिलाया, और लोकतंत्र आया तो दोनों को मिला करके, इसलिए आज की राजनीति मुखौटा धर्म। तीसरा लिखो, उससे भी तगड़ा है, आए दिन बाहर के, तीसरी कविता, आए दिन बाहर के, किसके, नेताओं के खिले हैं, आए दिन बाहर के, नीचे लिखना, आए दिन बाहर के नीचे, खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, खिले हैं दांत ज्यों दाने अनार के, खिले हैं दांत ज्यों दाने किसके, अनार के। नीचे, सिंडिकेटी प्रभुओं की पगधूरी झाड़ के, सिंडिकेट मतलब व्यापारी। तीसरी नहीं कविता भाई, एक ही कविता बोल रहा हूँ, नीचे नीचे पंक्ति लिखो, सिंडिकेटी प्रभुओं की पगधूरी झाड़ के, सिंडिकेटी प्रभुओं, सिंडिकेट ऐसे, तो फिर रामचंद्र भी कहेगा कि आप हमको तो नहीं बताए। हाँ तो अच्छी बात है ना बेटा, बोलो, चुप की पगधूरी झाड़ के, सिंडिकेटी प्रभुओं की पगधूरी झाड़ के, लौटे हैं कल दिल्ली से टिकट मार के, लौटे हैं कल दिल्ली से टिकट मार के, आए दिन बाहर के, आए दिन बाहर के, आए दिन बाहर के। तो सामाजिक यथार्थ का मतलब देखिए, हमारे राजनेता अकेले नहीं है, यानी आज की राजनीति अकेले नहीं है, उसके साथ पूंजीवादी ताकतें खड़ी हैं, और पूंजीवादी ताकतों को कौन सपोर्ट कर रहा है, अवशिष्ट सामंती शक्तियाँ। इसीलिए अब भी रावण बोलो नाच रहा है, कलयुग में भी सकल सूरत वही है, सिर्फ ढांचा बदल गया है। बोलो, शोषण का स्वरूप भले बदल गया, शोषणकारियों के चेहरे भले बदल गए हों, पर शोषण नहीं बदला। अरे हाँ ना, तो अपने से पढ़ के आना, इसको ऑफ करवा दी।